हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि कैसे एक इनकम सर्कल के अंदर फ्लो होती है, मतलब जहां से शुरू होती है वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। तो आइए जरा इस चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। इस चैप्टर का वेटेज आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स तक दिख जाएगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं आपको एमसीक्यू में आ जाएंगे या 3 मार्क्स में आ सकता है इसका क्वेश्चन। तो ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि हाउ इनकम इज जनरेटेड। आखिर इनकम कैसे जनरेट होती है। तो इनकम जनरेट होने का सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से इनकम जनरेट होती है। अगर गुड्स और सर्विसेज ना बने तो हमारी इकोनॉमी में इनकम जनरेट ही नहीं हो पाएगी। इनकम जनरेट होने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप बड़ी से बड़ी कंपनियों को देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए या रिलायंस देख लीजिए, ये सभी कंपनियां कोई ना कोई गुड्स, कोई ना कोई सर्विस आम जनता को बेच रही हैं, जिसके कारण उनकी इनकम जनरेट हो रही है। नाउ जैसा कि लिखा है कि प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो इंसान है उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब बार बार आदमी डिमांड करता है। आप कोई एक चीज लेते हो, फिर आप कहते हो यार ये चीज नहीं, अब वो चीज लेना है। वो ले लिया तो आपने कहा नहीं यार ये नहीं, अब वो लेना है। मतलब आप चीजों को बार बार खरीदते हो। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। आदमी कहता है अरे यार मुझे ये मिल जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मिल जाता है तो फिर कहता है भगवान बस एक और चीज मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। मतलब आदमी की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा आ जाती है, फिर एक इच्छा खत्म होती है तो फिर एक और इच्छा आ जाती है। क्योंकि इंसान की वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती, वो बार बार चीजों की डिमांड करता ही जाता है। इसलिए कंपनियां भी बार बार सामान बनाती ही जाती हैं। सपोज करिए कि आप अगर सामान खरीदना बंद कर दें, वांट करना बंद कर दें, तो कंपनियां प्रोडक्शन करना भी बंद कर देंगी। तो प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यूअस चल रहा है? क्योंकि हम लोग सामान को बार बार खरीदते हैं, इसलिए प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिकरिंग है, बार बार होता है। आप एक ही चीज को बार बार खरीदते हो, इसलिए कंपनियां बार बार प्रोडक्शन करती हैं। तो प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड एंड रिकरिंग ह्यूमन वांट्स। अब आप बताइए, आदमी की इच्छा अनंत है तो इसको सामान बनाने के लिए कंपनियां, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कंपनियां सामान बनाती हैं, पर सामान बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें लगती होंगी। बिल्कुल। तो मेरी बात को जरा समझिएगा। फर्म रिक्वायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें हैं जो फर्म को सामान बनाने में हेल्प करती हैं। इनकी मदद से सामान कंपनियां बना पाती हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं उसको समझेंगे हम, पर उससे पहले क्या लिखा है? टू प्रोड्यूस दिस गुड्स वी रिक्वायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से सामान बनाया जाता है। कंपनियां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से सामान बना पाती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारी बुक में 4 फैक्टर दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है लैंड। लैंड क्या है? वो सारी चीजें जो हमें जमीन से मिलती हैं, या जमीन। भाई आप बताइए, अगर कोई कंपनी लगा रहा है तो वो कंपनी हवा में तो लगाएगा नहीं। कंपनी का प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है तो वो हवा में तो खुलेगा नहीं, उसके लिए जमीन चाहिए होगी। तो जमीन नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन कैसे करेगा? जमीन से मेरा मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज भी उसमें आ गई, मिनरल्स आ गए, फॉरेस्ट, वाटर, जो भी हमें जमीन से मिलता है वो लैंड है। तो लैंड की मदद से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। दूसरा है लेबर। अब आप बताइए, कंपनियों में काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। बिना लेबर के कोई कैसे काम करेगा? लेबर मतलब ह्यूमन पावर। तो लेबर रिफर्स टू द एफर्ट ऑफ स्किल्स, एफर्ट एंड स्किल्स ऑफ पीपल हु वर्क टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए काम करते हैं उनको हम लेबर बोलते हैं। कैपिटल। कैपिटल मतलब वो मशीन, वो पूंजी जो हमने बिजनेस में लगाई, मशीनें खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो कैपिटल रिफर्स टू द टूल्स, मशीनरी एंड अदर फिजिकल एसेट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल वो चीजें हैं जिनकी मदद से हम सामान बना पाते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पूंजी। तो एक बिजनेसमैन पूंजी लगाता है, तो पूंजी लगा के मशीन खरीदता है, इक्विपमेंट खरीदता है और उसकी मदद से वो प्रोडक्शन कर पाता है। और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज। अब ये क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको कंबाइन करता है और एक एंटरप्राइज का निर्माण करता है, एक एंटरप्राइज बनाता है जिसके अंदर ये सारा काम होता है। तो एंटरप्रेन्योर कंबाइन द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल टू मेक प्रॉफिट। दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? जितनी भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सबको ऑर्गेनाइज करता है, एक साथ लेकर के आता है ताकि इनकी मदद से प्रोडक्शन किया जा सके और गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सके। तो कोई भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से समझें तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें मिले, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें मिले हैं, वो हमें फ्री में तो नहीं मिले हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई पैसा पे करना होगा। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको कोई फ्री में तो नहीं दे देगा। भाई जिसने जमीन दी उसको आपको रेंट देना पड़ेगा, है ना? जिससे भी आपने जमीन ली है उसको आपको रेंट देना पड़ेगा। जो एंटरप्रेन्योर है या जो एंटरप्राइज है उसको प्रॉफिट चाहिए होगा, तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो कैपिटल है, जिसने आपको पूंजी दी, आपने किसी बैंक से पूंजी ली, पैसा लिया, उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो लेबर है जो हमारे लिए काम कर रही है उसको आपको वेजेस देना पड़ेगा। तो जो भी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठा किए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, हमें उनको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं फैक्टर पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सप्लाइड बाय हाउस होल्ड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं। हाउस होल्ड मतलब जो लोग घरों में रहते हैं, वो लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, तो बैंक से जाकर के बिजनेसमैन पैसा ले लेता है। लेबर के रूप में काम करने के लिए हाउस होल्ड से ही लोग आते हैं। फर्म यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। फर्म मेक पेमेंट टू दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और फर्म इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, जिसने जमीन दी उसको रेंट देती है, जिसने लेबर दिया उसको वेजेस देती है, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट देती है। और जो एंटरप्रेन्योर है या जो एंटरप्राइज है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति फ्री में तो काम करेगा नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करा जाता है हाउस होल्ड द्वारा, हमें उनको कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर वे में फ्लो। इट रिफर्स टू अ साइकिल। साइकिल देखी होगी आपने, साइकिल का पहिया होता है ना, टायर जो गोल गोल घूमता है, वो सर्कल के फॉर्म में होता है। तो इट रिफर्स टू साइकिल। ये क्या है? साइकिल है ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसमें हम क्या जनरेट करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकम जनरेट की जा रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, उसमें हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। And generated income is distributed among factor of production in the form of rent, wages, interest, profit to household, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझिएगा। It refers to cycle of generation of income। इसमें क्या जनरेट हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। किसकी मदद से? प्रोडक्शन प्रोसेस की मदद से। और उस जनरेटेड इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उनको हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते हैं। तो जनरेट हुई इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और फिर जिन लोगों को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है, वो लोग उस पैसे को खर्च करते हैं। खर्च करते हैं तो वापस घूम के पैसा फर्म के पास ही आ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी लेबर को वेजेस मिले, तो वो लेबर क्या करेगा? जो उसको वेजेस मिले हैं उससे वो जाके अपने घर के लिए कोई सामान खरीदेगा। अब जब कोई सामान खरीदेगा तो जो पैसा उसके पास आया वो किसी सामान खरीदने बनाने वाली कंपनी के पास चला जाएगा। तो जो पैसा हमारे हाउस होल्ड के पास आया वो पैसा वापस घूम के किसके पास चला गया? किसी फर्म के पास, मतलब किसी बिजनेस यूनिट के पास। तो
ये जो सर्कल है वो गोल गोल घूमता है। अभी इस सर्कल को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, उससे पहले हम और चीजें देख लेते हैं। अगर आप पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखें तो उसमें 3 फेज होते हैं। 3 फेज के अंदर पूरा काम होता है। सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज, जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है, इसलिए हम उसको प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। जब उन प्रोडक्शन फेज के अंदर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, उसको फिर हम बेचते हैं। तो जब फर्म उसको बेचती है तो फर्म के पास इनकम आती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी बनाया, पेप्सी की बोतल बनाई, रेफ्रिजरेटर बनाया, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया, तो उसको बेचा तो फर्म के पास क्या आ गई? इनकम आ गई। उसको इनकम फेज कहते हैं। वो इनकम वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्म के पास, कंपनी के पास जो इनकम आई वो अपने कर्मचारियों में बांट देगी, अपने एम्प्लॉइज के अंदर बांट देगी। तो जिन लोगों को वो इनकम मिलेगी वो उस इनकम को खर्च करेंगे, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो पहले प्रोडक्शन करते हैं, फिर इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम से एक्सपेंडिचर होता है। और जब वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो सामान खरीदते हैं, और जब वो सामान खरीदते हैं तो पैसा वापस घूम के फर्म के पास आ जाता है। इसलिए तो हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं कि जहां से पैसा आया घूम के पैसा वहीं पहुंच गया। अब आगे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन और इनकम फेज को डिटेल में समझाया है। प्रोडक्शन फेज क्या है? मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट जनरेट इनकम। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या? देखिए, यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। यूटिलिटी मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई रॉ लेदर है, चमड़ा, पर वो आपके किसी काम का नहीं है, पर उसी लेदर से अगर मैं पर्स बना दूं, उसी लेदर से मैं अगर बेल्ट बना दूं, तो वो चीज आपके काम की है। तो यूटिलिटी आ गई उसमें। पहले वो किसी काम का नहीं था, पर अब वो काम का हो गया, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन फेज के अंदर सामान बनाया जाता है जिससे कि सामान की यूटिलिटी बढ़ जाती है, आदमी उसको यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इनकम फेज के अंदर क्या होता है? बिजनेस फर्म अर्न इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी सामान बनाया गया उसको फर्म बेचती है। ऑब्वियस सी बात है, सामान बना के अपने पास तो रखेगी नहीं, वो बेचेगी। जब वो बेचेगी तो उसके पास क्या आएगी? इनकम आएगी। तो उसको हम बोलते हैं इनकम फेज। और जो इनकम आएगी वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिन लोगों ने हमें सामान बनाने में मदद की थी, जिन्होंने हमें कैपिटल दी थी, जिन्होंने हमें लेबर दिया था, उनको हम वो पैसा बांट देंगे। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम फेज के अंदर इनकम जनरेट होती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? जिन लोगों को इनकम मिली वो लोग क्या करेंगे? वो लोग काम कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ अपने लिए लेने के लिए। तो जो लोगों को इनकम मिलती है, तो हाउस होल्ड को इनकम मिलती है, तो हाउस होल्ड इस इनकम को खर्च कर देता है अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। जो उसको सामान खरीदना है वो खरीदता है, तो पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। तो ये 3 फेज में काम होता है किसी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपको पता होना चाहिए 4 सेक्टर। आप कहेंगे सर आप बार बार नाम ले रहे हैं कि हाउस होल्ड है, फर्म है, तो ये क्या है? तो अगर हम ध्यान से समझें तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है बिजनेस फर्म, एक होती है गवर्नमेंट और एक होता है फॉरेन सेक्टर। 4 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में होते हैं। तो पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं? इसे ध्यान से समझिएगा। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। मतलब इन्हीं से हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। किसी भी फर्म को इन्हीं से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हाउस होल्ड ही सप्लाई करते हैं। और कंज्यूम भी कौन करता है गुड्स एंड सर्विसेज को? हाउस होल्ड ही कंज्यूम करता है। तो हाउस होल्ड एक सेक्टर होता है हमारी इकोनॉमी का। दूसरा सेक्टर हमारी इकोनॉमी के होते हैं बिजनेस फर्म। जितने भी बिजनेस फर्म है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो मित्तल हो, चाहे वो अडानी हो, कोई भी जो बिजनेस इंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं उनको हम बिजनेस फर्म बोलते हैं। फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। फर्म को प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन करने के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगी। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन देगा? हाउस होल्ड देंगे। तो
तो फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है, और हायर कर रही है, अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रही है अपने सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसके बदले में कोई पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो फर्म पेमेंट करती है, जो कि मैंने आपको बताया फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर एक और सेक्टर होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब आपको पता है हमारी सरकार। तो रिसीव टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टैक्सेस लेती है। मेक ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड एंड गिव सब्सिडी टू बिजनेस फर्म, और ये ट्रांसफर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, फर्म को। अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है वो अगले चैप्टर में है, और सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। तो गवर्नमेंट एक सेक्टर है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, तभी तो हमारा देश चल रहा है गवर्नमेंट की मदद से। फिर आता है एक फॉरेन सेक्टर, हमारे देश को छोड़ करके जो बाकी सारे देश हैं उनको हम फॉरेन बोलते हैं, वो हमारा फॉरेन सेक्टर है, जिसकी मदद से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना। जब हम सामान दूसरे देश में बेचते हैं एक्सपोर्ट, जब दूसरे देश से खरीदते हैं तो इंपोर्ट, तो उसको फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। इंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 4 सेक्टर होते हैं। पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि ये 4 सेक्टर तो हैं, पर हमारे सिलेबस में ये 4 नहीं है। हमारा जो चैप्टर है, या जो हमारी पूरी मैक्रो की बुक है, उसके अंदर सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में बात की गई है। एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म। तो आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउस होल्ड कौन है, हम लोग हैं जो घरों में रहते हैं, है ना। और फर्म कौन है, जो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, वो फर्म है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का। अब स्टॉक एंड फ्लो क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में पूछे जाते हैं, पेपर में आता है कि बताइए फलाना चीज स्टॉक है कि फ्लो है। तो पहले हम स्टॉक एंड फ्लो को समझते हैं कि आखिर ये स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक एंड फ्लो का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम डायमेंशनल। आज, अभी, इस वक्त क्या है, वो है स्टॉक। आज, अभी, इस वक्त क्या है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। अभी अगर मैं कोई चीज कैलकुलेट करने जाऊं तो अभी इस समय क्या है वो, उसको बोलेंगे स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो मान लीजिए 100 करोड़ है, जो कि हम ज्यादा हो चुकी है, पर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 100 करोड़ है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक तारीख को बनाई, मतलब साल के एंड में बनाई जाती है, पर्टिकुलर एक डेट पे। तो जब एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टॉक। मैंने बोला ना, आज, अभी, इस वक्त क्या है, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द गोडाउन, गोडाउन के अंदर कितना रॉ मटेरियल है आज, अभी, इस वक्त, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। तो आज, अभी, इस वक्त कितना है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम आगे बात करें तो एक और हमारे पास कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो। फ्लो क्या होता है, फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हैज टाइम डायमेंशनल। फ्लो क्या है, आज इस समय से लेके उस समय तक क्या हुआ, आज इस समय से लेके उस समय तक क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं फ्लो। जैसे साल के शुरू से लेके साल के एंड तक क्या क्या चीजें हुई, उसको हम बोलेंगे फ्लो। ये टाइम डायमेंशनल है। टाइम डायमेंशनल मतलब इसमें समय की बात की जाती है, इस समय से लेके उस समय तक। एग्जाम्पल, मंथली वेजेस ऑफ अ लेबर, एक लेबर के मंथली वेजेस कितने हैं। मंथली मतलब पूरे मंथ में वो लेबर कितने पैसे कमाता है। तो अब देखिए पूरे मंथ की बात हो रही है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, इसलिए ये फ्लो वेरिएबल है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, एक कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे साल के लिए निकाला जाता है, इसलिए ये फ्लो वेरिएबल है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, एक देश की नेशनल इनकम पूरे साल के लिए निकाली जाती है, इसलिए ये फ्लो वेरिएबल है। मतलब आप क्लियरिटी से समझिए, स्टॉक मतलब आज, अभी, इस वक्त क्या है, और फ्लो मतलब इस समय से लेके उस समय तक क्या हुआ, इस समय से लेके उस समय के दौरान क्या चीजें घटित हुई, उसको हम बोलते हैं फ्लो। मतलब यहां से लेके अगर मैं यहां तक बात कर रहा हूं कि क्या चीजें हुई, तो ये फ्लो है। पर आज, अभी, इस वक्त क्या है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। इसको हम और डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर हम आगे बढ़े तो स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसे जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक का मीनिंग क्या लिखा है? क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अभी, इस वक्त क्या है। फ्लो, क्वांटिटी मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इस समय से लेके इस समय तक क्या हुआ उसको हम बोलेंगे फ्लो। इस समय से लेके इस समय तक क्या हुआ। टाइम डायमेंशनल कौन है? स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि इसमें समय की बात नहीं हो रही, आज अभी इस वक्त क्या है ये बात हो रही है। पर जो फ्लो है वो टाइम डायमेंशनल है। वो टाइम कितना भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 मंथ, 1 साल। तो टाइम डायमेंशनल मतलब इस समय से लेके इस समय तक क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर क्या हुआ, इसको भी हम फ्लो ही बोलेंगे। कई बच्चे सोचते हैं फ्लो होने के लिए मतलब 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, 1 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर वो 1 घंटे का भी टाइम पीरियड है तो उसको भी फ्लो ही बोलेंगे। मतलब बस आप ये समझिए कि मैंने यहां से शुरू किया और मैं यहां तक गया और फिर मैंने देखा कि उसके बीच में क्या हुआ, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो। पर आज अभी इस वक्त क्या है, अगर हम ये देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे स्टॉक। कंसेप्ट, स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ, कि आज अभी इस वक्त क्या है, बस देख लिया हो गया, ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्थिर है, जिसमें चेंज नहीं होते। और फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मतलब चेंजिंग, जिसमें बार बार क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो फ्लो डायनामिक है। फ्लो, पानी का फ्लो, तो फ्लो मतलब डायनामिक है। एग्जाम्पल, वेल्थ। अब आप वेल्थ को देखें तो वेल्थ आदमी कैसे देखता है, आज इस समय कितनी वेल्थ है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। बैलेंस शीट आज एक पर्टिकुलर तारीख पे बनाई जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टॉक है। पर फ्लो में इन्वेस्टमेंट, आदमी इन्वेस्टमेंट करता है इस समय से लेके इस समय तक। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना साल भर में प्रॉफिट हुआ, तो साल भर की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। तो स्टॉक एंड फ्लो बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आगे और भी हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये जार है या बॉटल है, टंकी है, जो भी आप समझे, इसमें पानी आके गिर रहा है टैप से, तो ये हो गया इनफ्लो। इनफ्लो मतलब आ रहा है कोई चीज, और इस टंकी में से पानी निकल के जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो, मतलब पानी जा रहा है। अब फ्लो हो रहा है क्योंकि ये चलती हुई धारा के हिसाब से है, या कह लें कि आप फ्लो में है। तो इनफ्लो मतलब पानी का आना और आउटफ्लो मतलब पानी का जाना। तो पानी है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो वैसे इनफ्लो का मतलब कोई भी चीज जब इन होती है हमारे पास आती है तो उसको इनफ्लो बोलते हैं, जब कोई चीज हमारे पास से जाती है तो उसको आउटफ्लो बोलते हैं। और जो पानी इसके अंदर स्टोर करके रखा गया है या जो स्टोर है उसको हम बोलेंगे स्टॉक, कि यार स्टॉक में इतना रखा हुआ है ना। जैसे एक बैंक होता है तो कई लोग उसमें पैसा लगाते हैं या डालते हैं बैंक में पैसा, तो उसको इनफ्लो बोलता है बैंक, क्योंकि उसके पास पैसा आया। और जब उसी बैंक से कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है, आप एटीएम मशीन में जाके पैसा निकालते हो, तो उसको आउटफ्लो बोलता है बैंक। और जितना पैसा बैंक के पास रखा हुआ है उसको बोलेंगे स्टॉक, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। अब अगर हम इस चीज को आगे लेके चले तो यहां पे मैंने आपको एक लिस्ट दी है स्टॉक और फ्लो से रिलेटेड, पूरी लिस्ट है। अब ये लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए ये फलाना चीज स्टॉक है या फ्लो है, ये पर्टिकुलर चीज स्टॉक बोली जाएगी या फ्लो बोली जाएगी। तो मैंने जितने भी नाम मुझे मिले वो मैं लेके आया हूं आपके सामने, सुनिएगा। वेल्थ, वेल्थ एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जाती है कि आज अभी इस व्यक्ति कितनी वेल्थ है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल, कैपिटल एक टाइम पीरियड पे, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई, कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है मनी सप्लाई में, वो सोचते हैं मनी सप्लाई, सप्लाई हो रही है तो ये तो फ्लो होगा, नहीं, मनी सप्लाई फ्लो कंसेप्ट नहीं है, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है। क्योंकि देखिए मेरी बात को समझिए कि एक बार हमने इकोनॉमी में आरबीआई ने नोट प्रिंट करके डाल दिए, अब वही नोट जो हैं वो इकोनॉमी में घूम रहे हैं गोल 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 गोल, तो वो बढ़ कहां रहे हैं, उनमें चेंज कहां आ रहा है, इसलिए मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। जैसे कि आप नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर पानी है। अब इस बॉटल के अंदर जो पानी है उसको अगर मैं ऐसे करूं कुछ भी करूं, पानी तो उतना ही रहेगा ना भाई साहब,
पानी में कोई चेंज तो आ नहीं रहा है, मैं पानी को ऐसे ऐसे करूं तो भी वो उतना ही है जितना पहले था। वैसी मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में होती है तो वो उतनी ही घूमती रहती है। आज पैसा मेरे पास है, कल आपके पास होगा, कल उसके पास होगा, फिर वापस मेरे पास आएगा। तो इस तरीके से मनी सप्लाई घूम रही है, तो वो चेंज कहां हो रही है? तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। पर अगर मैं इस बॉटल के ढक्कन को खोलूं और इसमें से पानी ऐसे गिरा दूं नीचे, तो ये हो गया फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि अब पानी बाहर चला गया, आउटफ्लो हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि मनी सप्लाई हमेशा स्टॉक कंसेप्ट होता है। मनी सप्लाई के बाद बैंक बैलेंस। आदमी बैंक बैलेंस कैसे देखता है? आज एक पर्टिकुलर तारीख पे गया, उसने जाके चेक किया कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस। तो एक पर्टिकुलर तारीख पे देखा गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा गया है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट है। एनी आइटम ऑन पर्टिकुलर डेट, कोई भी आइटम अगर पर्टिकुलर डेट पे कहा जाए कि इस तारीख को ये चीज इतनी है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। वाटर इन टैंक, टैंक के अंदर जो पानी है वो स्टॉक कंसेप्ट है। आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा ऊपर देख के आओ टंकी भरी कि नहीं भरी, तो आपने जाकर के चेक किया कि यार टंकी में 500 लीटर पानी है, तो आप बोलोगे कि 500 लीटर पानी है टंकी में, तो ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट। तो अभी पानी निकल भी नहीं रहा है, ना आ रहा है, स्टोर है। पॉपुलेशन ऑन 30 मार्च, देखो पर्टिकुलर डेट पे बात की कि 30 मार्च को कितनी पॉपुलेशन थी, तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। वहीं अगर हम फ्लो की बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है, पर कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल फॉर्म हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का देखा जाता है कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पूरे साल में देखी जाती है कि हमारे देश में कितनी नेशनल इनकम हुई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग की मृत्यु हो गई, ये पूरे साल के दौरान देखा जाता है, तो पूरे साल के दौरान देखा जाता है, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। वाटर फ्लो इन अ स्ट्रीम, अब वाटर का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है तो फ्लो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेल्स, सेल्स कैसे देखी जाती है कि यार एक साल के अंदर कितनी सेल हुई, एक क्वार्टर के अंदर कितनी सेल हुई, तो इसमें टाइम पीरियड है, इस समय से लेके इस समय तक, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। एनी आइटम मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी आइटम जो हम एक समय से लेके दूसरे समय तक मेजर करते हैं उसको हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन जनवरी, जनवरी में कितने घर बने, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एरिया में जनवरी में घर बनाए गए, तो पूरी जनवरी की बात हो रही है, तो इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। तो आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो डिपॉजिट आ रहा है इस टैंक के अंदर, डिपॉजिट जो इस टैंक के अंदर आ रहा है ये इनफ्लो है, मतलब फ्लो का पार्ट है। और इस टंकी के अंदर से जो डिपॉजिट बाहर जा रहा है, टंकी बोल लीजिए, बॉक्स बोल लीजिए, वो विड्रॉल हो रहा है, तो वो भी एक फ्लो है। पर जो इसके अंदर स्टोर है वो है स्टॉक। मान लीजिए बैंक का एग्जांपल दिया गया है, तो डिपॉजिट जो बैंक के अंदर आ रहा है वो इनफ्लो, और बैंक से जो बाहर जा रहा है वो आउटफ्लो, और जितना पैसा बैंक के पास स्टोर है, रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे स्टॉक। फ्लो के एग्जांपल ऊपर और दिए हुए हैं, बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉफिट, सेविंग्स, डेप्रिसिएशन, ये पूरे एक साल के अंदर देखे जाते हैं, इसीलिए ये फ्लो कंसेप्ट हैं, इस समय से लेके उस समय तक। और आज अभी इस वक्त क्या हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। अगर हम आगे बढ़े तो इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो आप इसकी मदद से और अच्छे समझ पाएंगे। सबसे पहले इनकम ऑफ अ टीचर, एक टीचर की इनकम, अब आपको पता है इनकम एक मंथ के अंदर देखी जाती है, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट है, रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 मंथ। मशीनरी स्टॉक कंसेप्ट है कि आज आपके पास कितनी मशीन है, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं, इसलिए स्टॉक है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है साल के दौरान, महीने के दौरान, ऐसे देखा जाता है, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम में देखी जाती है कि इस समय से लेके इस समय तक कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट है। टोटल मनी सप्लाई, मैंने अभी आपको बताया था कि मनी सप्लाई फ्लो कंसेप्ट नहीं है, वो एक स्टॉक कंसेप्ट है।
एस से सप्लाई, एस से स्टॉक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई होती है वो उतनी ही घूमती रहती है एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, जब तक कि उसमें एडिशन ना किया जाए। इसलिए वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। और अगर हम आगे बढ़े तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अब जरा ध्यान से समझते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपको बताया था मैंने कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं। तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। अब ये देखिए, ये मनी इन सबके इर्द गिर्द घूमती है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर के पास, इसलिए हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अभी हम इसे और डिटेल में समझेंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, इस डायग्राम से आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगी और आपको और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पे एक हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड मतलब कौन? हाउस होल्ड मतलब जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज के रूप में क्या दिया? लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, इंटरप्राइज दिया। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसको दिया? बिजनेस फर्म को दिया, है ना, तभी तो बिजनेस फर्म सामान बना पाएगी। बिजनेस फर्म ने ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज लिया हाउस होल्ड से, वो फ्री में तो मिला नहीं होगा, उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो बिजनेस फर्म ने उसके बदले में फैक्टर पेमेंट की। तो जिनने जमीन दी उनको क्या दिया? रेंट। जिनने लेबर दिया उनको क्या दिया? वेजेस। जिनने कैपिटल दिया उनको क्या दिया? इंटरेस्ट। जिसने इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिला? प्रॉफिट। तो देखिए, हाउस होल्ड के पास से फैक्टर सर्विसेज आई, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, और बिजनेस फर्म ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया। अब ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला है किसको? हाउस होल्ड को। वो इसका क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर इस पैसे को खर्च करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड को जो पैसे मिले हैं उससे वो फ्रिज खरीदेगा, एसी खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा अपनी जरूरत के लिए, तो वो पैसा खर्च करेगा। तो अब वो पैसा खर्च करेगा, तो आप मुझे बताइए, फ्रिज कौन बनाता है? मान लीजिए सैमसंग बनाता है फ्रिज। बाइक कौन बनाता है? मान लीजिए हीरो बनाता है बाइक। तो ये जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया, ये सामान खरीदने के लिए जब उसने खर्च किया, तो वो पैसा वापस घूम के किसी कंपनी के पास पहुंचा ना। मान लीजिए कि ये समझ लीजिए कि हाउस होल्ड ने जिस कंपनी से पैसा कमाया वो कंपनी डिफरेंट हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए वो कंपनी रिलायंस में काम करता है, तो उसने रिलायंस से पैसा कमाया, पर उसने सामान खरीदा सैमसंग का, है ना। तो पैसा रिलायंस से आया और गया सैमसंग के पास। पर हमने अपने एग्जाम्पल में या हमारे चैप्टर में सारी बिजनेस फर्म को एक ही यूनिट माना गया है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो चाहे वो रिलायंस से कमा रहा हो, चाहे किसी भी कंपनी से कमा रहा हो, वो बिजनेस फर्म के अंदर ही आएगा। और वो जो पैसा खर्च करके किसी कंपनी सामान खरीद रहा है, वो भी बिजनेस फर्म ही है। तो एक बिजनेस फर्म से पैसा आया, दूसरे बिजनेस फर्म के पास पैसा गया, पर हम तो मानेंगे कि सभी बिजनेस फर्म एक ही बराबर है, हमारे एग्जाम्पल के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। तो जो हाउस होल्ड के पास पैसा आया था उसने उसको खर्च कर दिया। खर्च किया तो वो पैसा वापस घूम के किसके पास पहुंचा? फर्म के पास पहुंचा ना। तो फर्म के पास जब पैसा पहुंचा तो सर्कल बनाना, जहां से पैसा आया वहीं घूम के पहुंच गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां पे 2 बातें और आपको समझनी है कि यहां पे मैंने लिखा है मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए कि पहले मैं रियल फ्लो की बात करता हूं, आउटर लूप की। आपको याद होगा कि पहले जमाने में बार्टर चलता था, आज भी कई जगहों पे बार्टर चलता है। मान लीजिए कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया। और फर्म के पास पैसे नहीं थे, तो फर्म ने उसके बदले में, या पैसे थे भी तो भी फर्म ने उसके बदले में पैसे नहीं दिए, फर्म ने उसके बदले में दिया गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक व्यक्ति गया, उसने कहीं किसी कंपनी में काम किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज दिया, और हाउस होल्ड ने ये जो सप्लाई करी फर्म को, और फर्म ने उसके बदले में क्या दिया हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो ये जो आप फ्लो देख रहे हैं, इसमें कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोला जाता है? रियल फ्लो, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, है ना। अब दूसरा फ्लो देखिएगा जिसको हम बोलते हैं मनी फ्लो।
मनी फ्लो चालू होता है बिजनेस फर्म से। जब बिजनेस फर्म रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देती है किसको? हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च कर देता है सामान खरीदने के लिए, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसमें मनी इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है मनी फ्लो। तो दो फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। इसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। अब ये एक डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर, एक सेकंड, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, थोड़ा ये आपकी बुक का डायग्राम है, थोड़ा सा कम एनिमेशन के साथ है, पर इसे भी समझना जरूरी है। ये हाउस होल्ड है। देखिए हाउस होल्ड ने क्या दिया भैया, सबसे ऊपर देखें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया। इसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। किसको दिया? फर्म को दिया। फर्म ने उसके बदले में क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए बच्चों, ये कौन सा फ्लो हो गया? ये हो गया रियल फ्लो, है ना। फिर फर्म ने क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। किसको दिया? हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने उस पैसे को खर्च कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। अब इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया? मनी फ्लो। जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो मनी फ्लो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो बोलते हैं उसको। अब यहां पे और डिटेल में समझिए। तो क्या समझिए? देखिए, एक होता है रियल फ्लो, उसका दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो से ही पता चलता है। देखिए रियल फ्लो में आता है गुड्स का प्रोडक्शन, और किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बहुत जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। एक बात याद रखिएगा, रियल फ्लो कहां से शुरू हो रहा है? हाउस होल्ड से शुरू हो रहा है। हाउस होल्ड ने फर्म को दिए गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू, और देखिए फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। पहले हाउस होल्ड ने दिए फर्म को फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने क्या दिए? फर्म को फैक्टर सर्विसेज, जिसमें दिया होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और फिर फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया रियल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये हमारी इकोनॉमी का मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बताता है ना। जैसे कि यहां देखिए रियल फ्लो का डायग्राम कैसा है। हाउस होल्ड ने पहले क्या दिया? फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फर्म ने उसके बदले में क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे रियल फ्लो। मतलब सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर दो फ्लो हैं, हाँ, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो, जिसको हम इनकम फ्लो भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा फ्लो है मनी फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी होता है। मनी फ्लो कहां से शुरू होता है? अब ये फर्म से शुरू होता है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने पेमेंट की है हाउस होल्ड को, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और फिर जो हाउस होल्ड को पैसा मिला, हाउस होल्ड ने उसको खर्च कर दिया सामान खरीदने के लिए। तो यहां पे मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। डायग्राम में देखिए, फर्म ने हाउस होल्ड को दिया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हाउस होल्ड ने उस पैसे को खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। इस पूरे फ्लो को क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। तो ये दो फ्लो होते हैं, इनके दूसरे जो नाम है वो भी याद रखिएगा, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अब हम आगे बढ़े तो हमारी बुक में एंड में दो टॉपिक दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक का नाम है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक का नाम है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो बंद है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो। क्लोज्ड इकोनॉमी जो क्लोज होती है उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी विच डू नॉट डील इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील नहीं करती है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी डज नॉट हैव फॉरेन सेक्टर। इस इकोनॉमी में कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होता, ये सिर्फ अपने देश के अंदर ही सामान खरीदती और बेचती है। मतलब हमारा किसी फॉरेन वर्ल्ड से कोई कनेक्शन जब नहीं होता है, उस इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ना हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं और ना हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और एक होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी विच डील्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। वो इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करती है उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी है फॉरेन सेक्टर। इस इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर होता है, ये देश के बाहर भी सामान खरीदती और बेचती है। मतलब जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो ओपन इकोनॉमी है।
अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। समझ गए होंगे आई थिंक आप, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी में। इट कंज्यूम एवरीथिंग इट प्रोड्यूस, जो भी वो बनाती है सब वो खुद कंज्यूम कर लेती है। इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, फर्म और हाउस होल्ड। तो सर आपने जो चैप्टर पढ़ाया वो क्या क्लोज्ड इकोनॉमी का है? हाँ, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का चैप्टर है। डिसएडवांटेज क्या है? अब देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी होने में बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे कि फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, आपको बहुत सारे गुड्स जो बाहर से आते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, कंपटीशन कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम रहेंगी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। पर ओपन इकोनॉमी में क्या फायदे हैं? आप गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे देशों के साथ भी खरीद बेच सकते हैं। इसमें सेक्टर्स होते हैं फर्म, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज। इसके एडवांटेज क्या है? मोर गुड्स एंड सर्विसेज, कंपटीशन ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो कंक्लूजन क्या है? आप इस बात को समझिए, टोटल प्रोडक्शन बाय फर्म, टोटल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। जितना फर्म प्रोड्यूस करेगी उतना ही हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजम्पशन होगा। फैक्टर इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड, जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिलेगी वही पैसा तो वो खर्च करेगा, फैक्टर पेमेंट मेड बाय द फर्म। और जितना पैसा फर्म ने दिया होगा उतनी ही इनकम तो हाउस होल्ड को मिली होगी। टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम जितनी आपकी हुई है उतना ही आप पैसा खर्च करोगे, तो ये टोटल कंजम्पशन के बराबर होता है। रियल फ्लो इन गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू मनी फ्लो इन टर्म्स ऑफ मनी। जो रियल फ्लो था गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, जब आप उसकी वैल्यू पैसों में निकालोगे तो उसी को हम मनी फ्लो बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर है। तो यहां आपका चैप्टर होता है फर्स्ट खत्म। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूं। और इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा समय नहीं देना है, जल्दी से रिवाइज कर लेना है और स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उनके दूसरे नाम, जो की पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो फिर आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।